हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटा स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी भी स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए होता है, और उस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ही हम किसी भी पॉइंट या फिर पार्टिकल की हम पोजीशन वहाँ पे डिनोट करते हैं। और अगर मैं बात करूँ किसी सिंपलेस्ट रेफरेंस फ्रेम की, तो वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि तीन परपेंडिकुलर एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, और अगर हमें किसी पॉइंट पी की पोजीशन बतानी हो तो हम उसकी एक पोजीशन वेक्टर बताते हैं, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, तो ये हमें उस पॉइंट के बारे में बताता है। एंड इसमें अगर हम बात करें प्लेन की, तो यहाँ पे देखिए कि एक तो प्लेन ये है ना, कि प्लेन सरफेस कौन सा हो जाएगा, ये जो कि वाई एंड जेड से मिलके बना है ना, जो वाई एंड जेड से मिलके बना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू जीरो। देखिए कि जो एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, कहीं पे भी हम देखेंगे तो वहाँ पे सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, हमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी। वो क्या मिलेगी कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेन है उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू जीरो। सेम यहाँ पे जो ये प्लेन है वो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और जो थर्ड प्लेन है वो हो जाएगा वाई इक्वल्स टू जीरो। यानी कि इस प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और इस प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और इस प्लेन में क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। यानी कि ये जो पूरा प्लेन है इसमें किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो उसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जेड इक्वल्स टू जीरो प्लेन बोलते हैं। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि एक सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम फर्दर आगे फिजिक्स में हाई लेवल पे गए और अप्लाइड मैथमेटिक्स में हमने देखा, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो प्रॉब्लम सॉल्व करना हमें डिफ़िकल्ट लगने लगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए था जो कि उसमें गिवन प्रॉब्लम एंड उसमें गिवन जो कंडीशन उसकी सिमेट्री के हिसाब से हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो अगर हम बात करें कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो इसमें देखिए क्या होता है। नाउ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखिए कि यहाँ पे तीन कर्व होंगे, एक होगा u1 कर्व, सेकंड होगा u2 कर्व, और थर्ड होगा u3 कर्व। ठीक है, एंड जो यहाँ पे एक्सिस होगी, ये देखिए ये u2 एक्सिस है और ये u3 एक्सिस होगी। ठीक है, यहाँ पे हम अगर इनको एक्सिस बनाए तो ये तो क्या कर्व है, और यहाँ पे एक्सिस क्या हो जाएगी कि u2 एक्सिस, u1 एक्सिस, u3 एक्सिस, और जहाँ पे ये कट कर रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओ पॉइंट, जो कि हमारा होता है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब देखिए कि u2 एंड u1 कर्व से मिलके क्या बनता है, u3 इक्वल्स टू c3 सरफेस, है ना। ये क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, जो कि क्या होगा u3 इक्वल्स टू c3। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ तो ये जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, u1 इक्वल्स टू c1। c एक कांस्टेंट है, किसी भी वैल्यू पे हम बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात करें तो ये तो z इक्वल्स टू जीरो पे है। अगर मैं बात करूँ z इक्वल्स टू वन पे, जैसे कि मान ली यहाँ पे एक वन है, वन पॉइंट है, और वहाँ पे मैं एक प्लेन बनाऊँ तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा, है ना। तो इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे कि z इक्वल्स टू वन। ठीक है, इसी प्रकार से वन जैसे कि कोई एक कांस्टेंट है, तो सेम हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। तो और यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा कि u2 इक्वल्स टू c3 प्लेन। ठीक है, तो तीन प्लेन हो गए यहाँ पे, और तीन क्या हो गई, कर्व हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो p पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, u1, u2 एंड u3। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्थोगोनल
कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमने देखा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो सिस्टम था हमारा, उसमें तीनों एक्सिस क्या थी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। और अगर यहाँ पे भी मैं जो U1 कर्व, U2 एंड जो U3 कर्व है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो उससे मिलकर जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो कैसा होगा, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यानी कि अब इसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई दो वेक्टर है और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, यानी कि उनके बीच में एंगल कितना हो गया, ए बी कोस थीटा से हम डिनोट करते हैं, थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ से हम बता सकते हैं कि ए एंड बी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनल है यहाँ पे। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ऑर्थोगोनल। अगर हम किसी भी एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर रखेंगे, जैसे कि मैं मान लिया कि U1 एक्सिस के अलोंग एक U1 वेक्टर है और U2 एक्सिस के अलोंग एक U2 वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, 0 होगा, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। अब अगर इस ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक लाइन एलिमेंट चूज करें, ठीक है, तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने देखा कि हमारे पास अगर एक पॉइंट हो, ठीक है, अगर हमारे पास एक P पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट हमने रेफरेंस फ्रेम से क्या देखे थे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे U1 U2 एंड U3। अगर इस वेक्टर को, इस पोजीशन वेक्टर को मैं R वेक्टर बोलूँ तो R वेक्टर किसका फंक्शन होगा, R वेक्टर देखिए कि किसके बदलने पे बदलेगा, U1 U2 U3, यानी कि यह फंक्शन किसका हो जाएगा, U1 का फंक्शन भी होगा, U2 का फंक्शन भी होगा और U3 का फंक्शन भी होगा। यानी कि अगर हम इन तीनों में चेंजेस करेंगे तो इस R में भी चेंज यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर मैं पार्शियल डिफ्रेंशिएट करूँ इसको, पार्शियल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये है तीन डिपेंडेंट पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, U1 U2 U3 पे। तो पहले हम U1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर U2 और U3 को कांस्टेंट मानेंगे, फिर U2 के रेस्पेक्ट में करेंगे U1 और U3 को कांस्टेंट मानेंगे, फिर U3 के रेस्पेक्ट में करेंगे U1 और U2 को कांस्टेंट मानेंगे। तो वहाँ से हमारा आ जाएगा कि dr इक्वल्स टू डेल आर अपॉन, पहले U1 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा du1 प्लस डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U2 du2 प्लस डेल आर वेक्टर अपॉन डेल U3 du3। ठीक है, तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। अब इसमें देखिए कि ये जो टर्म है ना, इसमें ये और ये, इसको हम एक अलग से नाम दे देंगे जिसको हम बोलते हैं बेस वेक्टर। सो लेट b1 इक्वल्स टू डेल आर डेल U1 एंड b2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल U2 एंड b3 इक्वल्स टू हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल U3। ठीक है, और इन सब को हम क्या बोलते हैं, बेस वेक्टर। ठीक है, दीज आर दी बेस वेक्टर्स। अब अगर इन बेस वेक्टर्स का हम मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर्स आर कॉल्ड स्केल फैक्टर। अगर हम इन सभी बेस वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलेंगे, स्केल फैक्टर, और स्केल फैक्टर को हम डिनोट करते हैं H से, यानी कि H1 क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल R अपॉन डेल U1 एंड H2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B2 का वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डेल R अपॉन डेल U2 और H3 इक्वल्स टू हो जाएगा B3 का मैग्नीट्यूड U3। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए, स्केल फैक्टर हो गए। अब देखिए कि ये तो हमें पता चल गया कि मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड को अगर मैं यूज़ करके वापस से हम क्या लिखें, बेस वेक्टर को लिखें, है ना,
ध्यान से देखना कि अगर मैं वापस से बेस वेक्टर को लिखूं तो बेस वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ। कोई भी जो वेक्टर होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे तो इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और फिर उसके साथ होता है उसका यूनिट वेक्टर, है ना। तो इस हिसाब से मैं लिखूँ तो B1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, H1 E1, है ना। और यहाँ पे E1 क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग B1, है ना। यानी कि B1 की डायरेक्शन में क्या एक यूनिट वेक्टर है। और अगर B2 को लिखूँ मैं तो वो क्या हो जाएगा, H2 E2 कैप, और B3 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H3 E3 कैप। तो इस प्रकार से हम एक जो बेस वेक्टर्स है तीनों एक्सिस में, जो तीनों डायरेक्शंस में जो बेस वेक्टर है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। B1 क्या हो जाएगा, H1 E1 कैप, B2 क्या हो जाएगा, H2 E2 कैप, और B3 क्या हो जाएगा, H3 E3 कैप। अब अगर मैं वापस से इसको इक्वेशन में पुट करूं तो DR वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, E1 कैप H1 DU1 प्लस E2 कैप H2 DU2 प्लस E3 कैप H3 और DU3। तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर का एलिमेंट। ठीक है, हमने एक छोटा सा DR का मतलब क्या हुआ, हमने छोटा सा एक पोजीशन वेक्टर का एलिमेंट यहाँ पे लिया है। अब इस DR का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें क्या देगा, वो हमें एक लाइन एलिमेंट देगा। यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ DR is called line element of orthogonal curvilinear कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि जो DL ये क्या है, लाइन एलिमेंट है एक, है ना। लाइन एलिमेंट DL है वो किसके बराबर हो जाएगा, DR के वेक्टर के अलॉन्ग हो जाएगा। अब देखिएगा अगर हमें इस DL का स्क्वायर निकालना होगा तो क्या हम इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं। स्क्वायर निकालने के लिए हम जानते हैं कि अगर हमें किन्हीं दो वेक्टर, अगर जैसे कि हमें इस वेक्टर का स्क्वायर निकालना है तो इस वेक्टर का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वापस से इसी वेक्टर का इसी के साथ क्या कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। जिससे कि क्या होगा, ए स्क्वायर और ए कैप, और ए कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि खुद के साथ खुद का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है ना। तो उससे कि कोस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और A1 क्या मिल जाएगा, हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे क्या करें कि हमें DL स्क्वायर निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि DR हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो DR के साथ अगर हम DR का साथ करें तो यहाँ से DL स्क्वायर क्या हो जाएगा कि DL स्क्वायर इज इक्वल्स टू E1 H1 DU1 प्लस E2 H2 DU2 प्लस E3 H3 DU3, और उसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे वापस से किसके साथ, वापस इसी को मल्टीप्लाई करेंगे H1 DU1 प्लस E2 H2 DU2 प्लस E3 H3 DU3। अब देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, फिर पहले सेकंड पे इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ, है ना। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे इनको। फिर हमने देखा कि देखिए कि अगर हम E1 का E1 के साथ करेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। E1 का अगर हम E2 के साथ करेंगे तो देखिए कि अगर मैं E1 डॉट E2 लिखूँ तो E1 और E2 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये कोस 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि E1 डॉट E2 हमें क्या दे देगा, 0। सिमिलरली क्या होगा कि E1 और E3 भी क्या दे देगा, 0, क्योंकि हमने देखा था कि हम ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम की बात करें तो ऑर्थोगोनल में क्या होगा कि E1 E2 E3 एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, ऑर्थोगोनल रहेंगे। यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा, 0 देगा। और E1 का E1 के साथ क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। E2 का
E2 के साथ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सिमिलरली E3 के साथ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप मल्टीपल करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमें जो DL² है वो क्या मिल जाएगा, वो मिलेगा E1 का E1 के साथ तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे कि क्या हो जाएगा H² DU1² प्लस H2² DU2² प्लस H3² DU3²। ठीक है, तो लाइन एलिमेंट का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट अगर इसी में बात करें हम सरफेस एलिमेंट की, तो देखिए सरफेस एलिमेंट किस प्रकार होगा। सरफेस एलिमेंट जिसको हम DS से डिनोट करते हैं, एज फॉर सरफेस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो हमारे पास 3 कर्व थे, ये U2 कर्व, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ओरिजिन जो कि रेफरेंस पॉइंट था। यहाँ से क्या हो जाएगा U1 कर्व, और फिर हो जाएगा U3 कर्व। अब देखिए हमने लाइन एलिमेंट की बात कर ली थी, तो U1 के अलोंग जो लाइन एलिमेंट था उसको हम बोलते हैं DL1, जिसकी वैल्यू क्या थी H1 DU1। ठीक है, और DU2 के अलोंग जो लाइन एलिमेंट आया था उसकी वैल्यू क्या थी DL2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा H2 DU2। और जो U3 के अलोंग जो लाइन एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा DL3 इक्वल्स टू H3 DU3। ठीक है, तो ये तीनों लाइन एलिमेंट हमने देख लेते। एंड 3 सरफेसेस कौन सी हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट सरफेस, ये रही सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस। ठीक है, तो 3 सरफेस है। और अगर हम माने कि हमारे जो सरफेस है उसके सरफेस एलिमेंट है वो कितना हो जाएगा, कि जो फर्स्ट सरफेस है उसका कितना हो जाएगा, हमने माना कि DS1 है, और जो सेकंड सरफेस है उसके लिए क्या है DS2 है, और थर्ड सरफेस के लिए क्या है DS3 है। अब देखिए सरफेस एलिमेंट निकालने के लिए हमें जो लाइन एलिमेंट है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए कि अगर हमें किसी भी सरफेस का एरिया अगर निकालना हो तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, कि जो ये लेंथ है ये ब्रेथ है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाता है, इसका एरिया मिल जाता है। तो कैसे भी अगर 2 वेक्टर हो तो उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो भी हमें वो क्या मिलता है, एरिया मिलता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इन लाइन एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये सरफेस एलिमेंट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे DS1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस सरफेस के लिए है ना, इस सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये एक लाइन एलिमेंट है DL3 और ये एक एलिमेंट है DL2। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, DS1 मिल जाएगा। यानी कि DS3 जो DS1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि DL2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा DL3। और DS2 की अगर मैं बात करूँ तो 2 में देखिए कि DL1 है और DL3 है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा DS2 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा DL3 इंटू DL1, और DS3 इसके लिए क्या हो जाएगा कि DL1 है यहाँ पे और DL2 है यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक सरफेस एलिमेंट मिल जाएगा जो कि होगा DS3। यानी कि ये इक्वल हो जाएगा DL1 और DL2 के इक्वल। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में कि हमें सरफेस एलिमेंट निकालने थे, हमारे पास 3 सरफेसेस रहेगी और 3 ही लाइन एलिमेंट है, तो हम 2 लाइन एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करके उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके हम एक सरफेस एलिमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो DS1 की वैल्यू यहाँ से अगर मैं देखूँ तो DS1 इक्वल्स टू हो जाएगा, DL2 की वैल्यू रखूँ तो H2 DU2, और DL3 क्या हो जाएगा H3 DU3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि H2 H3 DU2 DU3। ठीक है, और DS2 की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा H3 DU3 मल्टीप्लाई में क्या होगा H1 DU1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा H3 H1 DU3 DU1, और DS3 इक्वल्स हो जाएगा H1 DU1 और H2
du2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h1 h2 du1 du2। तो ये सब वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे लाइन एलिमेंट की, सॉरी सरफेस एलिमेंट की। ठीक है, हमने क्या किया कि लाइन एलिमेंट की वैल्यू पुट करी और हमें तीनों जो सरफेस एलिमेंट थे वो हमें मिल गए। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट सरफेस जो कि U2 एंड U3 कर्व से मिलके बनी है, और सेकंड जो U3 एंड U1 कर्व से मिलके बनी है, और थर्ड सरफेस जो है वो होगी U1 एंड U2 कर्व से मिलके बनी होगी। इनके लाइन एलिमेंट हमने देख लिए थे, और लाइन एलिमेंट से जो सरफेस एलिमेंट बने वो भी हमने देख लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉल्यूम एलिमेंट की, जिसको डीवी से डिनोट करते हैं हम। वॉल्यूम एलिमेंट में देखिए कि हमारे पास एक कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये उसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। यहाँ पे अगर मैं एक वॉल्यूम की बात करूँ, ठीक है, तो देखिए हमने एक स्पेस, एक 3D स्पेस में एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि इसका एक वॉल्यूम क्या होगा, हमने लेट किया कि इसका वॉल्यूम हो जाएगा dv। ठीक है, dv। और देखिए कि ये जो लाइन जो कर्व्स थे हमारी कौन कौन सी है, ये हो गई U1 कर्व। ठीक है, ये कौन सी होगी U2, और ये U3। इनके अलोंग लाइन एलिमेंट हमने देखे थे, वो कौन कौन से थे, DL1, यहाँ पे क्या हो जाएगा DL3, और ये हो जाएगा DL2। अब देखिए कि अगर हमें कोई भी वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए हम पॉइंट से देखते इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करते थे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता था, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यानी कि अगर मैं किसी तीन वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी कि एरिया को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ या डॉट प्रोडक्ट कर दूँ थर्ड वेक्टर के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना, जो कि कैसी होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना। तो वॉल्यूम एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है कि ये जो तीनों लाइन एलिमेंट है वो तीनों लाइन एलिमेंट मिलके ही तो क्या बनेंगे, एक पूरा वॉल्यूम बनाएंगे। यानी कि जो dv की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, dv इक्वल्स हो जाएगा DL1 DL2 एंड DL3। अगर इनकी वैल्यू हम पुट करें तो dv इक्वल्स टू हो जाएगा h1 h2 h3 du1 du2 एंड du3। तो ये वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम एलिमेंट की कर्विलिनियर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें किसी वेक्टर की, किसी भी वेक्टर को अगर हम डिनोट करेंगे तो जो वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए को अगर मैं किसी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में सिस्टम में दिखाऊंगा तो वो किस प्रकार शो करेंगे हम वेक्टर को, देखिए A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप, है ना। E1 और E2 E3 क्या है, U1 U2 U3 के अलोंग क्या है, यूनिट वेक्टर है, और A1 A2 A3 क्या है, इस वेक्टर का कंपोनेंट है U1 के अलोंग U2 के अलोंग और U3 के अलोंग। तो ये कोई भी वेक्टर को अगर हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में डिनोट करेंगे तो हम उसे इस प्रकार दिखाएंगे। जैसे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम बात करते थे कि हमारे पास एक वेक्टर होता था A वेक्टर, है ना, तो उसको हम कैसे शो करते थे, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, या फिर हम इसको ऐसे भी शो कर सकते थे कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। तो ये वेक्टर के कंपोनेंट थे एक्स वाई जेड में, और ये इनका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। तो ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि जो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम किसी भी वेक्टर को दिखाएंगे तो वो हम इसको इस प्रकार शो करेंगे। ठीक है,
तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई डाउट हो, है ना, या फिर मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक कर दी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि मैं आपको वहीं पे कमेंट में ही आपको पूरा उसका सॉल्यूशन बता सकूं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।